लोग रोते हैं ना, तो रोने का आवाज़ आ रहे हो और पूरा पूरी आप सुन रहे हो, उसके सुनते हुए उसके बावजूद भी अगर गिटार बजा के आप मतलब गा रहे हो, नाच रहे हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इसका अर्थ ये है, शायद सब लोग को पता चल गया है, फिर भी अगर बिल्कुल कंसर्न नहीं हो उस चीज़ को, कोई मर गया है मेरा क्या है, उनका घर में मर गया है मेरा क्या है, ऐसा अगर सोच रहे तो कभी कहता है कि मैं भी कुछ नहीं कह सकता, वो आपको और कोई है तो वो आपको हेल्प करे। ऐसे ही हिसाब से उसी जो विचार को अभी सामने पे रख के मैं अपना ही बात रखूँगा। वास्तव में मैं आज बिल्कुल प्रस्तुत नहीं हुआ कि क्या बोला जाए क्या, और प्रमोद जी ने बोले कि आप जो कुछ भी बोल दीजिएगा आपकी कविता के बारे में, तो अच्छा लगेगा, वो तो बोले तो ठीक है, चलो आपको आपके साथ मिलने का और थोड़ा बहुत बातचीत करने का तो मौका मिल गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो कवि जो होता है वो कहाँ से आता है, कोई एलियन तो नहीं है, ये कोई समुंदर के अंदर तो नहीं है, ये कोई पेड़ का पूरा पूरी ऊपर तो नहीं है, कि ये जो साधारण मानुष जो जहाँ रहते हैं वहीं का तो एक हिस्सा है ना। और जो ये विचार शक्ति जो आता है किसी को भी, चाहे कोई नोबेल लॉरेट हो या कोई बहुत बड़ा कवि का हो या कोई मतलब कोई साइंटिस्ट का हो, कहाँ से आता है वो विचार, वो जो चिंतन कहाँ से आता है? दिमाग है, लेकिन चिंतन कहाँ से आता है? चिंतन यहाँ से जनरेट नहीं होता है, ये मशीन नहीं है। चिंतन पूरा पूरी आप जहाँ से रहते हो ना, आपका परिवेश से आता है। आप जैसे देखते हो, जैसे जिसको मिलते हो, जिसको खाते हो, जिसके साथ आप रहते हो, जिसके साथ बातचीत करते हो, ये सब आपको मतलब चिंतन देते हैं। तो आपका जो ये जो चिंतन कैसे उसको मतलब रिसीव करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये कैसे रिसीव करता है? जैसे कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि परसेप्शन कहते हैं, उड़िया में हिंदी में क्या कह सकते हैं? धारणा ना। हाँ, तो एक चिंतन जो आ गया, आप उसको कैसे रिसीव करते हैं? मान लीजिए कि एक बकरी है, कोई देख के बकरी का, ओए कितना बढ़िया है इसका मांस, कितना मतलब अच्छा लगेगा, वो कितना चिंतन कर रहा है, कितना बढ़िया बकरी है ये, एकदम पूरा जब मतलब कसाई का जो दुकान में खड़े होते हैं तो ये बड़ा, ये सीना मुझे दो, हाँ, या नहीं तो ये कलजे मुझे दो, मतलब। और कोई देखते हैं कि मतलब लहू देख दिया तो एकदम गिर पड़ते हैं, ऐसा होता ही नहीं। तो ये अपना जो चिंतन, अपना जो कैसे रिसीव करते हो, इसी हिसाब से ये सब चीज़ आता है। कोई कवि का हो या कोई लेखक का हो या कोई साइंटिस्ट का हो, किसी भी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कवि, जो लेखक, इन लोग सब क्रिएटिव लोग होते हैं, तो इनका विचार थोड़ा बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। सब लोग का मतलब जो समाज में रहते हैं, जो केदारनाथ मतलब का जो सर्वेश्वर दयाल जी जो कहते हैं, वो पूरा संवेदना होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। केदारनाथ सिंह, अगर तुम्हारा संवेदन नहीं है तो मेरा क्या कहना है, ठीक है, ये जो कहते हैं ना, तो वो जो संवेदन होना चाहिए। तो आपका पास क्या संवेदन है समाज को देख के? मैं जैसे कि प्रमोद जी ने बताए, मैं जहाँ से आया, इतना भयंकर परिस्थिति था कुछ साल पहले। मेरा उम्र अभी 51 है, तो मान लीजिए कि 35-40 साल पहले जो हालत था वहाँ, भयंकर परिस्थिति, यानी कि रास्ता नहीं और लोग मतलब भूखमरी। हमारा गांव में कम से कम 70% घर में चूल्हा नहीं जलता था रात को, 70% घर में। दूसरा बात यह है कि काम के मारे बहुत लोग जाते थे, बेघर हो जाते थे। मनुष्य कुछ खाएगा ना, तो इसीलिए महुआ खाता था, और जो कड्डी जो बोलते थे साहब जी ने, कड्डी,
उसको खाता था, आजकल भी खाते हैं, लेकिन वहाँ उसी समय उनका जो मेजर फूड था राइस। तो ये जो समाज का परिस्थिति था। और क्या है कि जो गांव का जो एक जो पॉन्ड्स होता है ना, तालाब, छोटा छोटा तालाब होता है, वहाँ गाय भी जाते हैं, भैंस भी जाते हैं और आदमी भी नहाते हैं और उस पानी को भी पीते थे, उस पानी को ही पीते थे। अब सोच सकते हैं कि अभी हम बिना एक्वागार्ड पानी नहीं पीते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि एक्वागार्ड पानी पिएंगे नहीं पिएंगे बोलते हैं, है कि नहीं। एक्वागार्ड के पानी बिना हम पी ही नहीं सकते, या मिनरल बोतल के पानी बिना हम पी ही नहीं सकते, हमें ये सोच भी नहीं आता है, लेकिन उसी समय में उसी पानी को ही पीते थे। तो इसी प्रकार का जो भुखमरी था और उसी प्रकार का जो समस्या, हाँ, और उसके बाद कुछ समय के कुछ दिन के बाद जैसे ट्यूबवेल आया, ट्यूबवेल आया तो अलग अलग जो गांव की, आप भारतीय जो समाज व्यवस्था को आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे भारतवर्ष को जाना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक गांव को आप जाइए, एक गांव को जाइए और देखेंगे तो यहाँ है एक दलित बस्ती, यहाँ है एक अपर कास्ट बस्ती, यहाँ है एक ब्राह्मण बस्ती, यहाँ है एक मतलब और ऐसा बहुत जितना भी जातियाँ हैं उन सभियों का मतलब जो अलग अलग पारा है, अलग अलग गलियाँ हैं। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि कितना हम फ्रैगमेंटेड है, कितना ही हम डिसऑर्गेनाइज है। एक दूसरे को सुबह से जब उठते हैं तो हम एक्चुअली घृणा करना शुरू करते हैं, जात के नाम से और धर्म के नाम से हम घृणा करना ही शुरू करते हैं, प्यार करना नहीं शुरू करते हैं। और ये चीज़, ये जो कास्ट वाला चीज़ ऐसा ही एक होता है कि जो जिसको अच्छी तरह से पहचानता है उसको ही घृणा बहुत करता है। मान लीजिए कि मैं एक अछूत आदमी हूँ, अछूत जात का आदमी हूँ, अभी मैं पौंडीचेरी का मार्केट में जाके देखूंगा और घूमूंगा और बैठूंगा तो मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता है मैं कौन सा जात का बिलोंग करता हूँ। लेकिन अपना ही गांव में मैं जाऊंगा जहाँ मैं ऑक्सीजन लिया है, जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और जहाँ पे मैंने पालन पोषण होकर इतना बड़ा हुआ हूँ, वही जितना बहुत ही प्यार आना चाहिए, वही ही मैं बहुत घृणित होता हूँ, क्योंकि उन लोग ये चमार है, ये डोम है, ये गाड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ऐसा। तो ये जो समाज व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता आप जितना भी मतलब सेंसिटिव होंगे, रिसीव करेंगे, तो आपको पूरी याद आ जाएंगे सर्वेश्वरी कि वास्तव में आपका घर के जो पड़ोसी में कोई मर गया हो और आप डांस कर रहे हो गिटार बजा के, तो उनका कुछ भी कहना नहीं है। तो इसी हिसाब से मैंने देखा कि पहले तो वास्तव में एक कविता मैंने लिखा था जो अनेक किसी भट्टीवार अच्छी बहुत कुछ होने वाला है। एक कविता था राजा जेमा बोल के, राजा जेमा बोल के जो कविता में शुरू लिखा था कि बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग था उसी समय में। और उसी कविता को मैंने शायद 95-97 में कहीं एक जगह पे पढ़ा था, तो दूसरा दिन अखबार में बहुत सारी चीज़ निकल पड़ा कि ऐसा ऐसा क्या है बोल के। तो मेरा ऐसा ही था, वो कविता मुझे भी याद नहीं और वो किताब भी मेरा अभी नहीं है, कि राजजेमा है और एक मतलब मैंने देखा है कि एक औरत बूढ़ी, एकदम पूरा बूढ़ी औरत, उसको क्या कहते हैं कि मॉनी बैग, जो मॉनी बैग क्या होता है जो हिंदी में कौन बोलते हैं, बस्ता का खाना, हाँ बस्ता का चावल का बैग जो होता है, बोरा को ऊपर करके एक औरत जाड़ के बारे में एकदम सो रही थी, जाड़ के बारे में सो रही थी। इतना जाड़ हो रहा है, उनका पास कोई कपड़ा नहीं है, उनका पास घर नहीं है, और वो सो रही थी एकदम पूरा एक ये लगा के। और मैंने कुछ दिन के बाद सुना कि एक्चुअली वो मर गई। तो उसको मुझे देख के लगा कि मैं कहीं जाता था और रास्ते में इतना स्ट्राइक किया कि मैं पूरी एक ठहर गया एक जगह में और एक कविता लिखा राजा जेमा बोल के।
तो राजा जमा बोल के लिखा, तो ये जो प्रेम का भाव जो बोले, मैं जब ये जो बूढ़ी औरत के देख रहा हूँ इसी हालत में वो मर गई, जहाँ लोग खाने के लिए नहीं पा रहे हैं पेट भर, तो वहाँ मैं क्या प्रेम का गीत गाऊँ, कौन सा प्रेम का गीत गाऊँ? तो एक राजजमा के हिसाब से, एक सिंबलिक राजजमा के हिसाब से, अगर मैं मेरा जो ये जो काम करते करते ये क्या हार्ड हो जाता है ना, बिल्ली हो जाता है ना, तो मैं कहता हूँ कि राजजमा एक लड़की को, अगर मैं तुमको छू दूंगा, अगर तुम्हारे शरीर को छू दूंगा तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा, ये जितना बिल्ली है। और मेरा ये वोट जो है ना, तो ये इतना मतलब कड़वा है या इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी लड़की को मैं चुम लूंगा तो और बस्ट हो जाएगी। और मैं जब जो गीला मिट्टी मुझे दिखता है तो मुझे भुखमरी में खा जाने के लिए इच्छा लगता है। और कोई भी लड़की को मैं देखता हूँ, एक लड़की को देखता हूँ तो सोच के मारे उसका रक्त मतलब पी जाने के लिए इच्छा होता है, प्रेम के लिए नहीं। मैं ऐसा कुछ मतलब ठीक हिसाब से मैं उपस्थापना कर नहीं पा रहा हूँ। एक संजय आ गए, तो संजय उसको ट्रांसलेशन करके कब सुना दो भाई बहन को अच्छा लगेगा। तो ये जो समाज को देख के अपना जो चिंतन आ रहा है, कैसे आप मतलब उसको रिसीव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिस समाज में हम देख रहे हैं कि एसोसिएटेड लिविंग होना चाहिए, एसोसिएटेड लिविंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम एक धर्म के आदमी है, सब एक धर्म के आदमी है, तो एक धर्म ग्रंथ सब लोग को एक ही हिस्सा देना चाहिए, एक ही टाइप का राइट्स देना चाहिए। यहाँ तो हमारा ये भारतवर्ष में ऐसा है कि धर्म चेंज करने के लिए आपका राइट है, किंतु जाति चेंज करने के लिए राइट नहीं है कि नहीं? आप अगर हिंदू से मुसलमान होंगे और मुसलमान से मान लीजिए कि आप क्रिश्चियन होंगे, तो आपके लिए पूरी वो एक्ट है। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई मतलब चमार अभी ब्राह्मण होने के लिए कोशिश करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है कि वो हो सकता है। तो जाति चेंज करने के लिए कोई किसी प्रकार का बंदोबस्त नहीं है भारतवर्ष में, भले ही धर्म परिवर्तन के लिए बंदोबस्त है। तो एक ही भी धर्म में रहने वाले लोगों का जो विचार, उनका जो बंधु वर्ग का ऊपर बहुत ही अलग अलग है। मान लीजिए कि एक यहाँ दंगा हो रहा है, बहुत गाली झगड़ा हो रहा है, कैसा? मंदिर जाने के लिए। मंदिर में मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा भी समान राइट है मंदिर जाने का लिए। ब्राह्मण का जितना है और वैश्य का जितना है, शूद्र का जितना है और अनटचेबल्स का भी उतना ही राइट है, क्योंकि मैं सेम रिलीजन का बिलोंग करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे, अखबार में देखेंगे, हर दिन कोई दलित अंदर घुस गया तो मतलब मंदिर के लिए वहाँ पूरी बस्ती चलाया गया और झगड़ा हो गया। भगवान और प्रेम, ये दोनों का बीच ही बहुत ही झगड़ा पैदा होता है। कहाँ? एक ब्राह्मण लड़का एक दलित लड़की को प्रेम कर दिया। अरे प्रेम करना तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन प्रेम कर दिया तो दोनों कम्युनिटी के अंदर झगड़ा हो गया और पूरी एकदम पूरा मतलब कत्ल हुआ और कोई कितना क्या नहीं हो गया, है कि नहीं? तो प्रेम में ये उभरता है। और कहाँ उभरता है? जो भगवान की स्थली मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर में, ये दोनों जगह में बहुत ही प्रॉब्लम है। जो कि जबकि जितना भी साधु, जितना भी संत, बहुत बड़े लोग ना, ये भगवान को पवित्र मानते हैं और प्रेम को पवित्र मानते हैं। लेकिन जब जात की बात आता है तो ये भगवान और ये जो मंदिर वाला बात होता है ना, ये सबसे गड़बड़ होता है। आप थोड़ा सोचिएगा, मतलब थोड़ा बहुत इतना अगर अंदर जाएंगे तो आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ जो रैशनैलिटी की जो बात है, विषमता, मेरे सोच में बहुत सारी चीज़ है जो विषमता को लेके। इसीलिए मैं किसी प्रकार का विषमता को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ।
कहीं नारी हो या मतलब कोई दलित हो या कोई अपरकास्ट हो या कोई कुछ विषमता को मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं ब्राह्मणवाद और भारतीय नारी लोगों को मतलब कितना भी अच्छा, बहुत सारे लोग सिंदूर लगाते हैं, नारियों सिंदूर क्यों लगाते हैं जानते हैं आप? हैं? हैं? समाज में अगर कहा जाए तो वो सुहाग की निशानी है। सुहाग मतलब क्या होता है? सुहाग का एकदम यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सुहाग मतलब क्या होता है? तुम सुहागन बन है। ये साइंटिफिक चीज है, साइंटिफिक चीज है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ तो मतलब कोई मतलब शादी होने वाली औरत नहीं है ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद भी आप लोग नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये होता है कि स्लो पॉइजन होता है। स्लो पॉइजन होता है तो यहाँ देते हैं तो स्लोली और जो लड़कियों का या औरत को मार देती है, उसको जान से मार देती है। समझे कि नहीं? क्यों ये चक्कर क्यों? क्योंकि वो विधवाओं को नहीं मरे, वो सधवा होके मरे, सुहागिन। उसका पति जिंदा होते ही वो मर जाए। अरे भैया, औरत जिंदा होते पति मरने से क्या फर्क है? वो क्यों मरे? इसीलिए कि ये जो पैट्रियार्चिकल जो सोसाइटी है, पुरुषवादी जो सोसाइटी है, पुरुष प्रधान्य जो सोसाइटी है ना, तो क्या कहते हैं कि विधवा होने के बाद विधवा को बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि उसका रीमैरिज अगर किया जाए तो कौन जोड़ देगा, कौन डाउरी देगा? अगर फिर एक बार तो शादी कर दिया, दोबारा उसको पालन पोषण कौन करेगा? तो इसीलिए नारी अबला, नारी दुर्बला, नारी ये वो बहुत सारे कलंक लगाया गया है। यानी कि आपका जो शंकराचार्य भी गेट वे ऑफ द हेल बोल के बोला है नारी को, नरक की द्वार है कौन? नारी। अच्छा, मैं एक नारी की गर्भ से जन्म हुआ हूँ और मेरा माँ कैसे वो नरक के द्वार हो सकती है? मेरा माँ नरक की द्वार कैसा हो सकती है? क्योंकि मेरा माँ भी तो एक नर थी ना। अभी मेरा माँ नहीं मर गई, तो मेरा माँ भी एक तो नारी थी ना, तो नरक की द्वार कैसे हो सकती है? मैंने उनसे पैदा हुआ और मैं अभी कह रहा हूँ कि तू नरक की द्वार है। तो ये जो विषमता है और फिर जात पात की जो विषमता है, ये किसी भी विषमता समाज के लिए पूरी हानिकारक है। तो इसीलिए ये सब चीज जब आता है कोई कवि के दिमाग में या ये कहाँ से आता है? वो सोसाइटी के अंदर से ही आता है। भगवान बोलिए, कास्ट बोलिए, रिलीजन बोलिए, पॉवर्टी बोलिए, प्रॉब्लम्स बोलिए, जो कुछ भी, एजुकेशन बोलिए, जो कुछ भी, सब आता है जहाँ पे आप जन्म हुए हो, जिस समाज पे उसका रहन सहन देख के, उसका पालन पोषण देख के, उसका पोशाक देख के, खाना पीना देख के, उसका एजुकेशन देख के, सब वहाँ से ही आता है। तो उसको आप कैसे रिसीव करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। उसको कविता में लिखोगे, उसको मतलब प्रोज में लिखोगे या उसको ऐसे में लिखोगे, कैसे ढंग से आप प्रेस कर सकते हो? ड्रामा में लिखोगे, किस ढंग से आप प्रेस कर सकते हो, ये आपके दिमाग में रहता है। और मुझे वास्तव में आज ही पता चला कि केदारनाथ जी अगर ऐसा बोले हैं तो नहीं, एक्चुअली ये मेरा भी प्रेमपाल शर्मा जी से बात हुई थी मेरी। प्रेमपाल शर्मा जी काफ़ी लिखते हैं हिंदी अखबारों में। हाँ। तो मुझे भी उन्होंने काफ़ी मतलब इसके ऊपर चर्चा की थी मुझसे। अगर ऐसा ही बोलते हैं तो केदारनाथ सिंह का जो विचार को मैं भी बिल्कुल उनका विचार से मैं असमर्थ हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। क्योंकि जो सब्जेक्ट अपना दिमाग में जो आता है, मैंने बोला कि सोच एनवायरनमेंट जो आता है, परिवेश से जो आता है, और बहुत सारे विचार आता है। तो कौन सा विचार को एक्चुअली पोइट्री में आप लिख सकते हैं, कौन से विचार को आप मतलब प्रोज में लिख सकते हैं, कौन से विचार को आप मतलब ऐसे में लिख सकते हैं, वो सब्जेक्ट ही डिटरमाइन करेगा, वो सब्जेक्ट ही डिटरमाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्त आप एसेज को मतलब पोइट्री में लिखोगे और पोइट्री को आप एसेज में लिखोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आएगा ही,
तो इसी हिसाब से मैंने कोशिश किया है बहुत सारे चीज़ अपने हिसाब से लिखने के लिए। जैसे कि मैं सर जी ने कहते थे कि कालिया उबाज, नरेशन ऑफ दी कालिया। कालिया बोलने से आपको शायद पता नहीं है, जगन्नाथ को मालूम है ना, जगन्नाथ जी। यहाँ कोई उड़िया है? हाँ, अब बहुत सारे उड़िया हैं। जगन्नाथ जी क्या है कि जगन्नाथ जी को 100% ब्राह्मणाइज कर दिया गया है, 100% ब्राह्मणाइज कर दिया गया है। और उनका जो पूर्वज थे वो सबर थे। तो मतलब जो कवि जो लिखता है ना, तो अपना हिसाब से उसको प्रेजेंट करता है। तो मैंने आप थोड़ा पढ़ेंगे, कालिया उबाच में पढ़ेंगे हैं। तो कालिया उबाच में जितना भी एक आदमी की हिसाब से उनका प्रॉब्लम्स है, उसको मैंने डॉक्यूमेंट करने के लिए कोशिश किया है। और आप देखेंगे तो उड़िया की जो कविता, जो दलित विमर्श की बात जो आ रहा है, दलित कविता के बारे में जो आ रहा है, इस संदर्भ में आप देखेंगे ये जो मीना जी को और आपको भी मैं भी ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा एक अभी एक ये किताब एडिट किया है, ये है उड़िया दलित साहित्य। ये इसका एक इंट्रोडक्शन लिखा है 46 पेजेस में। तो ये जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ ये दिया है कि मान लीजिए कि सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले जो समानता का बात एक ही आदमी बोला है, वो है कौन? बुद्ध। समानता की बात बोले बुद्ध। 2500 साल पहले जो आदमी जो कुछ भी बोला है, आज वो एकदम पूरा रिलेवेंट है और साइंटिफिक है। वो एकदम पूरा, ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट, इतना साइंटिफिक था। उन्होंने कहा है, एक शब्द में बोलूँगा, जो कुछ शास्त्र में लिखा है, जो अपना बुजुर्गों बोल रहे हैं, जो कुछ ट्रेडिशन में आ रहा है, उसको ब्लाइंडली आप सपोर्ट मत करो। आप भी कॉन्शियस हो, आपका भी दिमाग है, चिंतन है, विचार है, हृदय है, तो आप देखो ये सही है कि गलत है, उसका बाद ही आप उसको एक्सेप्ट करो। यानी कि आप, मेरा पिताजी ऐसा करते थे, पिताजी जो करते थे ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू, आई हैव टू चेक इट। अब थोड़ा देखिए, ये वो कह रहे हैं नहीं, मतलब हमारा ट्रेडिशन में ये सब चल आ रहा है, ऐसा ही करेंगे। जैसे कि सिंदूर वाला बात जो मैंने बोला, ट्रेडिशन में ऐसा चल रहा है, मेरा माँ ऐसा लगा रहा था, तो हाँ मेरा बहन भी ऐसा लगा रही है। तो ये इसको मेरा बहन को थोड़ा सोचना चाहिए कि माँ क्यों लगा रही थी और मैं क्यों लगाऊं। ये नहीं आता है, ट्रेडिशन के हिसाब से आ जाता है। लेकिन उसका जो इतिहास है, उसका जो विचार है क्या है, मैं जानना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे तो जब 600 से 900 एडी जेसस क्राइस्ट के बाद 600 से 900 के अंदर जो कुछ कवियों थे, उनमें से बहुत सारे जो बुद्धिज्म की डिक्लाइनिंग पीरियड था, बुद्धिज्म की डिक्लाइनिंग पीरियड था। और उसी समय में अपना ही भाषा में कुछ बुद्धिस्ट पोएट जैसे कि भूसुको पादव, डोम्बी पादल मतलब डो, सबरी पादव मतलब सबर, तंती पादव मतलब तंती, वेबिंग कास्ट का वेबिंग, तंती पादव। तो ये सब हाड़ी पादव, एक हाड़ी जाति जो बोलते हैं ना, हाड़ी जाति है क्या, तो हाड़ी पादव। तो ये सब लोग उसी समय में लिखते थे। और अभी जो लिंग्विस्ट, जो लिटरेचर की जो विचारक है, जो एसेइस्ट है, जो रिसर्च करते हैं, आप जैसे लोग, मैं तो रिसर्चर नहीं हूँ। मैं बाय द बाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वेटरनरी ऑफिसर हूँ। माय प्रोफेशन इज वेटरनरी प्रोफेसर। आई एम नॉट एन एकेडमिशियन, आई एम ए वेटरनरियन। सो जो लिखते हैं
उड़िया में लिखते हैं, बंगाल में लिखते हैं, उन्होंने कहते हैं कि उन लोग कहते हैं कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का पोएट है, किसका? उड़िया का फर्स्ट जनरेशन का पोएट है। और फर्स्ट जनरेशन का पोएट कौन थे? बुद्धिस्ट लोग थे। और बुद्धिस्ट लोग में कौन कौन थे पर्टिकुलरली? ये सब डोम्बीपाद, डोम था, तंतिपाद, मतलब वही कास्ट, वही भी मतलब शेड्यूल कास्ट का था आज का हिसाब से, और हाड़ीपाद, सबरीपाद, सबर, ये सब लोग उसी समय में मतलब काम करते थे, राइटिंग्स करते थे। और वहाँ लिखा गया है कि उन लोग गाँव को जाके, अपने बस्ती को जाके उन लोग मतलब पोइट्री पढ़ते थे और बताते थे गांव को जाके। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब बहुत बड़ा मतलब लैंग्वेज संस्कृत वगैरह जो आ गया ना, वो क्रिटिकल हो गया। और उसका बाद आप देखिए 900 से पूरी 16 तक आप अपना जो 16वीं शताब्दी में सरला दास आए, जो उड़ीसा की जो आदि कवि कहते हैं वो सरला दास आए, और वो भी शूद्र है। उड़ीसा की जो आदि कवि जो कहते हैं वो शूद्र है, यानी कि अनटचेबल्स है। और उन्होंने संस्कृत में बिल्कुल नहीं लिखा। महाभारत संस्कृत में, उनका महाभारत बहुत पॉपुलर है, वो संस्कृत में नहीं लिखा। क्या नाम? सरला दास, आदि कवि सरला दास, उसको उड़िया लिटरेचर में आदि कवि के नाम से माने जाते हैं। तो वो आदि कवि वो शूद्र है, और वो उड़िया में लिखे। और उड़िया में लिखना उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ उसी समय में देव भाषा जो कहते हैं अभी संस्कृत था, और उसको डिकन्स्ट्रक्ट करके, उसको तोड़ के उन्होंने जो उड़िया में जो लिखा है, उनका बहुत बड़ा ये है। और उसका बाद जो आए हैं कौन? उसका बाद जो आए हैं आपका जो बलराम दास इतना चमत्कार ढंग से जो नारियों को ऊपर जो बढ़ावा देने के लिए नारियों का और अनटचेबिलिटी का ऊपर जो लिखा है, वो सारे भारतवर्ष में शायद वो पहला किताब है जो नारियों का जो प्रोटेस्ट के लिए जगन्नाथ और उनका स्त्री लक्ष्मी, इनका ऊपर को लिखा है। बहुत चमत्कार एकदम, वो नेट में भी अवेलेबल है, आप थोड़ा पढ़ लेना। बलराम दास लोग का लक्ष्मी पुराण उसको पढ़ लेना कि आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि एक्चुअली बलराम दास लिखा क्या है। उसका बाद स्ट्रेट वे भीमा भोई एक ट्राइब, आजकल का मतलब जो भाषा में कास्ट और ट्राइब जो कहते हैं, तो ट्राइब भीमा भोई आए, तो उन्होंने पूरी स्ट्रेट वे जो कास्टिज्म के बारे में पूरी लिखे हैं। और उन्होंने वो जो पूरी देहाती लैंग्वेज में भी एकदम कॉमन पीपुल लैंग्वेज में वो लिखते थे। और जो इतना बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको खंजरी कहते हैं, उसको बजा के डफली टाइप का है, डफली टाइप का, तो उसको बजा के एकदम नाचते थे और गाते थे गाँव को, और प्रचार करते थे महिमा धर्म की। और उसी में उनका जो महिमा धर्म में पूरी जो ह्यूमनिज्म है, जैसे कि अम्बेडकरिज्म में ह्यूमनिज्म है, जैसे कि बुद्धिज्म में ह्यूमनिज्म है, यानी कि अम्बेडकर या बोलिए कि आप बुद्धिज्म को क्या कहते हैं, एक ही शब्द में ह्यूमैनिटी के बारे में काम बोलते हैं, ह्यूमनिज्म के बारे में कहते हैं एक ही शब्द में, आदमी को प्यार करो, आदमी को मत घृणा करो, सब आदमी समान होता है। ये धरती सबकी समान है, और जो ये जो एनवायरनमेंट में जितना भी ऑक्सीजन है वो भी समान हिस्से का हम सब लोग लेते हैं, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना ही सब लोग एक ही प्रकार के छोड़ते हैं, और सबका जो भोग भी एक ही प्रकार का होता है। और सबका अगर गंध भी निकलता है तो वो हर मनुष्य भी, चाहे मतलब एसी में हो या चाहे उड़ाजहाज में उड़े या गांव में मिट्टी का काम करे, उनका समान प्रकार जो स्ट्रक्चर होता है और उनका समान प्रकार भूख व्यवहार इत्यादि होता है। तो ये धरती और ये जो आकाश और ये जो एनवायरनमेंट, ये सब का हिस्सा एक ही प्रकार का है। इसीलिए आदमी को एक्चुअली प्रेम करो, ये एक ही चीज़ ह्यूमनिज्म के बारे में बोले। और दूसरा क्या कहते हैं कि फ्रेगमेंट करते हैं कि, तो उसको लेके भीमा भोई जी ने भी काम किया। और उसका बाद जो एकदम पूरा अपना जो बाद में जो आए उड़िया जो लिटरेचर में, वो क्या है कि टोटली बॉडी और टेम्पल के ऊपर पूरी लिटरेचर कंफाइन हो गया। बॉडी और टेम्पल, भगवान मंदिर और
देह और देउल है, देह और देउल है। बॉडी इतना सुंदर नारी की शरीर ये सब चीज पूरा पूरी उसमें कन्फाइंड हो गया। तो उसमें टोटली सेक्स से लेकर मतलब उनका ग्लोरीफाई करना ये सब चीज़ बहुत सारे आ रहा है। उसका बाद और कुछ नहीं है, भगवान की सेवा पूरा ये करो वो करो ये सब आ गया बीच में। और तो एकदम एकदम पूरा जो उसी समय का जो लिटरेचर क्या कहते हैं उस समाज को नहीं गया, गांव को नहीं गया, आदमी के पास नहीं गया, बिल्कुल। तो सर्वेश्वर दयाल जी जो कहते हैं उनको मैं बार बार आ रहा हूँ, इसीलिए वो जो कविता की पंक्ति मुझे बहुत अच्छा लगती है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो पूरी देह और देउल, यानी कि मेरा बॉडी और मेरा टेम्पल, मेरा कोई लेन देन नहीं है। बहुत बढ़िया एक बोल्टन बोल के एक अंग्रेजी स्कॉलर्स थे, बहुत ही अच्छा फकीर मोहन के बारे में एक किताब है। बोल्टन लिखते हैं कि टेम्पल इज ए कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की एक्चुअली स्वार्थ लोग जाते हैं। मैंने मेरा कालिया उबाच में मैंने बताया है, भगवान के पास लोग क्यों जाता है, इतना सारे प्रॉब्लम लेके जाता है, क्या कहता है, भगवान मुझे धन दो जन दो और मृत्यु के बाद ही वैकुंठ में स्थान दो, इतना ही कहने के लिए जाता है। मुझे दो कहता है, इतना ही कहता है। भगवान के पास जाता है तो कोई भी एक ही आदमी, एक ही औरत, एक ही आदमी, कोई भी, अच्छा भगवान मेरा घर के सामने जो मतलब जो औरत या जो गरीब लोग खाने के लिए नहीं पाता है, कम से कम एक कटोरा भात तो दे दे। कोई भी एक दिन एक आदमी एक औरत गया है और ऐसा प्रार्थना किया है? शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। वो जाता है और कहता है कि धन दो जन दो और मरने के बाद भी वैकुंठ जो है वहां मुझे स्थान दे दो भगवान, बस उतना ही काम कर लो। तो यही जो कहने वाला वो एक स्वार्थी अनुष्ठान है बोल के बोलते हैं। ये जो कविता मेरा है, कविता है ये जो धन दो वाला, लेकिन बोल्टन ने लिखा है कि एक स्वार्थी अनुष्ठान बोलते हैं। तो कोई भी औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता, खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता है। तो ये मेरा कहने का ये मतलब ये है कि हाँ, अगर सोसाइटी में है, सोसाइटी मतलब क्या है, मेरा साथ कुछ लोग हैं, मेरा साथ एक परिवार है, उनका समस्या भी है, मेरा भी समस्या है, अगर मैं बांट नहीं सकता हूँ तो इसका मतलब मैं सोसाइटी में क्यों रहूँ, मैं तो पूरी बाहर के आदमी हूँ। इसी हिसाब से उस विचार को लेके मेरा भी छोटा मोटा लिखन शुरू हुआ है और मेरा कुछ किताबें हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दो कविता मैं पढ़ लूँ, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि बहुत सारे हम आनंद लेंगे, सुनना चाहेंगे, लेकिन उड़िया कविता है सर, कुछ उड़िया अभी मेरा दो किताब है। ये छी यहाँ एक हिजड़ा के बारे में एक कविता पढ़ूंगा। हिजड़ा अपना सिक्योरिटी ताकि ट्रांसलेशन करके आप हिंदी का है ना? हैं बढ़िया, आइए हिंदी में बोलिए और मैं कहूँगा अच्छा, हम लोग जब हिजड़ा जो आ जाते हैं मतलब ट्रेन में, तो हम कैसे हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं कि ये कितना जल्दी चले जाए, एकदम चुपचाप हो जाते हैं, कितना जल्दी चले जाए। लेकिन वो भी तो ये धरती का हिस्सा है ना, है कि नहीं? हाँ, हिजड़ा क्या, हिजड़ा बोलने से हिजड़ा रेड़ गाड़ी रो छुक को हाथरे सौंकली दी पापुली भितरे जेबे सीए बंद करी बजई दिए। रेड़ गाड़ी रो छुक को हाथरे सौंकली
दी पापुली भितरे जेबे सी बंद करी बजेई दिए तो पाखरे थिबा समस्त व्यक्ति आड़े दियंती मुह नचेई दियंती कपाल चुप चुप हो जाए ओठ मानकर कलकल। देख तो ए नपुंसकर करताली केउ एक अजब सम्मोहन शक्ति रे परिपुष्ट केजाणी एते बड़ रेल डबा को करी दिए तेलुणी पोक प्राय नीरव। जाति जाति का नारी पुरुष होई उठंती स्थिर ठेकुआ आखि परी निरीह ता उपस्थिति को नेउ ता उपस्थिति को नहीं देखु देखु एभली दृश्य के उभा हुए तो हठात ता कजल दिया आखि पतारे बिरुड़ी पुंजाए बसा बांधती। केवल बसा तो नुहे बर मुनिया कोदाल धरी माटी ताड़ुथिबा दले मनीष प्राय अहरह खुंपी चालुथांती। बिले बिले उठुथिबा ए असहाय जंत्रणासिक्त आखिपता केउ मनस्तत्व रे केजाणी कही उठे केउ मनस्तत्व रे केजाणी कही उठे एखेना समस्त बरजात्री को गोटे गोटे सख्त चटकणा दिया जाए। एखेना समस्त यात्री को गोटे गोटे सख्त चटकणा दिया जाऊ कुहा जाऊ उठ उठ हे सुप्त सिंह भद्र पुरुष माने एते निष्ठुर भद्रामी समाज पाई हानिकार एते निष्ठुर भद्रामी समाज पाई हानिकार अंततः चटिया पक्षी ठारू किछि किछि अभद्र हेबार शिख। शोईथिबा कुकुरर निमिलित आखि पतारे भण भण माछी प्राय नीरव भांगिबा शिख। अहरह गतिटा छुक 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 रेल गाड़ी खेपी जाउथिबो। गाड़ी भितरे नारी और पुरुष चार आठी भितरे चिरंजी मंजी प्राय आहुरी निरबी जाउथिबे। ए अहंकारी दृश्य को सी संभाली पारिबनी। समस्त नीरवता को ता चटी चपल रे मकची देई गाई उठिबो आमे ए कूलर हेलु ना से कूलर हेलु हायरे विधाता तू एकी कर। गीत गाई गाई नाई उठी नाची उठिबो दुम दुम। गीत गाई गाई नाची उठिब दुम दुम एभली बेगरे एभली तीव्रतारे एभली क्रोधरे जे ता पादर सस्ता अलतारे झाल बोली होई रेल डबार चटाण नालेई जीव। मुहर पाउडर परस्त परस्त होई निथिरी पड़िब तो वर्षा भिजा माटी को वर्षा भिजा माटी कांथ परी मुह उदास देखा जीव। पैता ढंगरे छाती को घोड़ी होइथिबा नाली गामुछा केते बेले फिटी पड़िब तो छिटिकी जाइथिबो प्लास्टिक रो स्तन हाराहारी ठिया उलग्न। नाली नाली आखिरे फँ फँ करी मुह उठेई अनेब तो लागिब सी जेमिति बखाणी चलीछि मो माइचिया बृहन्नल्ला शिखंडी चंद्रसेना। मु माइचिया बृहन्नल्ला शिखंडी चंद्रसेना मते डका जाए छक्का रंग इंजेड़ा मो पाई कहारी पाखरे ना थाए स्नेह ना सोहाग ना पुरुष भितरे पुरुष ना नारी भेड़ारे नारी मुझे आजन्म अवहेलित छी छी चक चक जड़ा तेल मुंडरे बोली परिचय खोजुथिबा नाचारी। मु विवाह भोजी बेले परिष्कार करी खली फिंगुथिबा नरियाणी। मु विवाह भोजी बेले परिष्कार करी खली फिंगुथिबा नरियाणी तो होटेल मानंकरे मन लगई गोड़ मोड़ुथिबा जौन कर्मी। मु धनुଯାତ୍ରା शीतल षष्ठी दशहरा मेढ़ इत्यादि रे मुख्य मनोरंजनकारी नाचिनी तो मते भरोसा करी धनुर्जय अर्जुन युद्ध जाए विजय। मते भरोसा करी धनुर्धर अर्जुन भी युद्ध जाए जीती मु निपट गाँर चिन्हा रंगवती मु निपट गाँर चिन्हा रंगवती। छुक 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 रेल गाड़ी खेपी जाउथिबो। उपस्थित समस्त सहयात्री भद्ररू आहुरी भद्र महाभद्र पालटी जाउथिबे। स्टेशन रे जेबे अटकी जीव रेल तो
ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ପାପୁଲି ନିଜ ନିଜକୁ ଖୋଲି ନିଜ ନିଜ ପାଖକୁ